जादुई गोल्डन झरने का जादू। आनंदपुर नाम के एक गांव में सुशीला नाम की औरत अपनी दो बेटियों के साथ रहती थी। सुशीला की बड़ी बेटी का नाम आरती और छोटी बेटी का नाम सोनिया था। आरती जब पैदा हुई थी तब आरती को देखकर सुशीला का मन छोटा हो गया था, क्योंकि आरती जन्म से ही बहुत काली थी। सुशीला को गोरा बच्चा चाहिए था। कुछ टाइम बाद सुशीला की छोटी बेटी ने जन्म लिया। अपनी छोटी बेटी को देख सुशीला बहुत खुश थी, क्योंकि उसे जैसा बच्चा चाहिए था उसकी छोटी बेटी सोनिया बिल्कुल वैसे ही थी। समय के साथ साथ वो दोनों बड़ी हो गई। सुशीला ने अपनी बड़ी बेटी को कभी छोटी बेटी जितना प्यार नहीं दिया। वो हमेशा अपनी छोटी बेटी को ही सारी खुशियाँ देती थी। आरती के साथ वो वैसा व्यवहार करती थी जैसा कि कोई सौतेली माँ भी ना करती हो। एक बार की बात है, सुशीला आंगन में बैठकर लकड़ियों के बड़े बड़े टुकड़ों को काट कर छोटा कर रही थी। कड़ी धूप की वजह से उसको बहुत प्यास लग जाती है। वो कहती है, सोनिया, ओ सोनिया, एक गिलास पानी देना तो। सुन रही हो बेटी, एक गिलास पानी दे दो, प्यास के कारण गला सूखा जा रहा है। घर के अंदर आरती पोछा लगा रही थी और सोनिया आराम से सो रही थी। सोनिया को सोता देख आरती गिलास में पानी भरकर अपनी माँ को देने जाती है। ये लो माँ, पानी पी लो। छी छी, तू अपने गंदे काले हाथों से पानी लेकर क्यों आई है मेरे लिए? मैंने अपने हाथ धो लिए हैं माँ, मैं गंदे हाथों से पानी लेकर नहीं आई हूँ। अरे तेरे हाथ तो कुदरती गंदे हैं, जो पानी से धोने पर कभी साफ नहीं होंगे। तुझे जितना कुछ ना कहो उतना सर पर चढ़ जाती है तू। मुझे ये सब बिल्कुल पसंद नहीं है, समझी? तेरे से जितना कहा जाता है उतना ही किया कर। सोनिया सो रही थी माँ, इसलिए मैं आपके लिए पानी ले आई। नहीं चाहिए मुझे तुम्हारे हाथ का पानी, समझी तुम? ऐसा कहकर सुशीला आरती के हाथों में रखा पानी का गिलास जमीन पर गिरा देती है। आरती को इस बात का बहुत दुख होता है और वो रोने लगती है। तभी वहाँ पर सोनिया आती है और कहती है, क्या हुआ माँ, इतना शोर क्यों मचा रखा है? कुछ नहीं मेरी बच्ची, तू जाकर आराम कर ले। ठीक है माँ, मैं जा रही हूँ। अब शोर मत होने देना, नहीं तो मेरी नींद खराब हो जाएगी। हाँ हाँ मेरी बच्ची, तू जाकर आराम कर, अब शोर नहीं होगा। उसके बाद सोनिया वहाँ से चली जाती है और जाकर सो जाती है। फिर सुशीला आरती से कहती है, एक काली मनुष्य, तूने पोछा लगा लिया? हाँ माँ। चल ठीक है, अब यहाँ बैठकर ये लकड़ियाँ काट दे। क्या मुसीबत है, ना जाने कब इस लड़की से छुटकारा मिलेगा मुझे। आरती बेचारी धूप में लकड़ियों को काटने लगती है। थोड़ी देर बाद सुशीला फिर से आरती को आवाज लगाती है। आरती फौरन दौड़ती हुई अपनी माँ के पास जाती है। तब सुशीला उससे कहती है, इतनी देर से तो सिर्फ पोछा ही लगा रही थी, ये कपड़े कौन तेरा बाप धोएगा? जल्दी से इन कपड़ों को कुएं पर ले जाकर और फटाफट धोकर ला, समझी? आरती चुपचाप उन कपड़ों को उठा लेती है और उन्हें लेकर कुएं के पास धोने चली जाती है। आरती के हाथ बहुत नाजुक थे। कुएं से पानी खींचते वक्त उसके हाथों में बहुत दर्द होता था। आरती कपड़े धोने के लिए कुएं से पानी निकालती है कि तभी उसके हाथों से बाल्टी कुएं के अंदर छूट जाती है। आवाज सुनकर फौरन वहाँ पर सुशीला भागती हुई आती है और गुस्से में कहती है, अरे कलमुही, अब कौन सा नुकसान कर दिया है तूने? ये आवाज कैसे आई? मैंने कुछ नहीं किया माँ, पानी के बाहर से रस्सी टूटकर बाल्टी कुएं में गिर गई। क्या क्या कहा तूने? बाल्टी कुएं में गिरा दी तूने? अब तू ही कुएं में से जाकर बाल्टी लेकर आएगी, समझी? मैं कुएं में कैसे जाऊंगी माँ, मुझे माफ कर दो, मुझसे गलती हो गई। आंसू बहाने से कुछ नहीं होने वाला, समझी? मैंने कहा ना, कुएं में उतर और बाल्टी लेकर आ। आरती को कुएं के अंदर जाने से बहुत डर लग रहा था, लेकिन अगर वो सुशीला की बात नहीं मानती तो सुशीला उसकी बहुत पिटाई करती, इसलिए वो आंख बंद करके कुएं के अंदर कूद जाती है। आरती को तैरना नहीं आता था, इसलिए वो पानी के गहराई में जाती जा रही थी। अचानक से वो एक बहुत ही अजीब सी जगह पर पहुंच जाती है। वो जगह बहुत ही ज्यादा खूबसूरत थी। अरे वाह, कितनी सुंदर जगह है, यहाँ सब कुछ कितना खूबसूरत है। ऐसा लग रहा है मैं सपनों की दुनिया में आ गई हूँ। कुएं के अंदर इतनी सुंदर जगह थी, मुझे इसके बारे में पहले तो कुछ मालूम ही नहीं था। आरती आगे बढ़ने लगती है। वो चलती जा रही थी। तभी उसे रास्ते में एक पेड़ दिखाई देता है। वो पेड़ आरती को देखकर उसे कहता है, सुनो बेटी,
मेरे पके हुए फलों के भार की वजह से मुझे बहुत तकलीफ हो रही है। पेड़ से पके हुए फलों को तोड़कर मुझे थोड़ा हल्का कर दोगी तो मुझे बहुत राहत मिलेगी। तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो आम के पेड़, मैं अभी तुम्हारे पके हुए फलों को तोड़कर तुम्हें हल्का कर देती हूँ। ऐसा कहकर आरती पेड़ से फलों को तोड़ लेती है और पेड़ को हल्का कर देती है। तुम्हारा बहुत शुक्रिया बेटी, अब मैं बहुत हल्का महसूस कर रहा हूँ। तुम आगे बढ़ो बेटी। उसके बाद आरती और आगे बढ़ जाती है। थोड़ा आगे जाने के बाद आरती को एक डरावनी सी जादूगरनी दिखती है, जिसे देखकर आरती डर जाती है। तब वो जादूगरनी कहती है, तुम मुझसे डरो मत लड़की, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगी। तुम सच कह रही हो ना? तुम मुझे खाओगी तो नहीं? नहीं बेटी, मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगी। तुम ये बताओ, तुम यहाँ कैसे आई? मेरी बाल्टी कुएं में गिर गई थी। मैं कुएं में बाल्टी लाने के लिए उतरी थी, परंतु मुझे तैरना नहीं आता था, इसलिए मैं कुएं के अंदर डूब गई और अचानक यहाँ पहुँच गई। अच्छा, मैं समझ गई। लेकिन अब तुम आ ही गई हो तो तुम मेरे साथ रह सकती हो, लेकिन उसके लिए तुम्हें मेरे घर का सारा काम करना होगा। मुझे तो घर का सारा काम पहले से ही आता है जादूगरनी जी। ठीक है, आओ फिर तुम मेरे घर के अंदर चलो। आरती जादूगरनी के साथ वहीं रहने लगती है। वहीं दूसरी तरफ आरती की माँ सुशीला कुएं में झांकते हुए खुद से ही कहती है, ये लड़की वापस क्यों नहीं आई? कहीं डूबकर मर तो नहीं गई? चलो अच्छा ही है, इस काली कलूटी का मैं करती भी क्या, मर गई सही है। दूसरी तरफ आरती उस जादूगरनी के घर का सारा काम करने लगी। वो जादूगरनी के कपड़े धोती थी और उसके घर में झाड़ू पोछा भी लगाती थी और उसके लिए स्वादिष्ट स्वादिष्ट खाना भी बनाती थी। ये लो जादूगरनी जी, मैं आपके लिए गर्मा गर्म खाना लेकर आई हूँ। जादूगरनी सारा खाना तुरंत चट कर जाती है और कहती है, अरे वाह लड़की, खाना तो तुमने बहुत ही स्वादिष्ट बनाया है। इसी तरह काफी दिन बीत जाते हैं। एक दिन आरती बहुत ही ज्यादा उदास बैठी हुई थी। तभी उसके पास जादूगरनी आती है और कहती है, क्या हुआ बेटी, तुम इस तरह उदास क्यों बैठी हो? कोई बात है तो मुझसे कहो। मुझे माँ की बहुत याद आ रही है जादूगरनी जी। मैं आज से पहले कभी माँ के बिना नहीं रही हूँ। तुम्हारी माँ तुम्हें बहुत प्यार करती है क्या? नहीं जादूगरनी जी, मेरी माँ मुझसे बिल्कुल भी प्यार नहीं करती है, क्योंकि मैं दिखने में खूबसूरत नहीं हूँ ना। माँ को हमेशा से गोरे बच्चे अच्छे लगते थे, परंतु मैं काली पैदा हो गई। मेरी छोटी बहन बहुत गोरी है, इसलिए माँ उसको ही बस प्यार करती है। लेकिन फिर भी मैं अपनी माँ से बहुत प्यार करती हूँ और इसीलिए मुझे उनकी बहुत याद आ रही है। अगर ऐसा है तो मैं यहाँ पर तुम्हें और नहीं रखूंगी। चलो मेरे साथ, मैं तुम्हें तुम्हारे घर ले चलती हूँ। इतना कहकर जादूगरनी आरती को एक जादुई गोल्डन झरने के पास लेकर जाती है और कहती है, तुम इस झरने के नीचे जाकर खड़ी हो जाओ, फिर देखना तुम अपने घर पहुँच जाओगी, लेकिन उससे पहले तुम ये लेती जाओ। इतना कहकर जादूगरनी अपने जादू से एक बाल्टी प्रकट करती है जिसमें सोना भरा हुआ था। वो सोने से भरी बाल्टी जादूगरनी आरती को दे देती है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद जादूगरनी जी। इतना कहकर आरती सोने से भरी बाल्टी को लेकर झरने के नीचे खड़ी हो जाती है। झरने के नीचे खड़े होते ही आरती दिखने में बहुत खूबसूरत हो जाती है। जब उसे ये बात महसूस होती है कि वो बहुत खूबसूरत हो गई है, वो बहुत खुश होती है। तभी अचानक से वो गायब हो जाती है और अपने घर के बाहर प्रकट हो जाती है। आरती को उसकी बहन सोनिया देख लेती है और कहती है, माँ देखो, आरती दीदी, वाह आरती दीदी, आप तो बहुत खूबसूरत लग रही हो। तभी वहाँ पर सुशीला भागती हुई आती है। वो आरती के हाथ में सोने से भरी बाल्टी देखकर कहती है, अरे ये तो असली सोना है, तुम्हें कहाँ से मिला? ये सोने से भरी बाल्टी मुझे जादूगरनी ने दी है। वो जादूगरनी कुएं के अंदर रहती है माँ। आरती की ये बात सुनते ही सोनिया कहती है, क्या वो मुझे भी तुम्हारी तरह खूबसूरत बना देगी? मुझे भी जाना है जादूगरनी के पास। माँ, मुझे भी खूबसूरत होना है, मुझे भी ढेर सारा सोना चाहिए। इतना कहकर सोनिया कुएं में कूद जाती है और उसी दुनिया में पहुँच जाती है। ये क्या, यहाँ तो कोई जादूगरनी ही नहीं है,
लगता ही सारथी की बच्ची ने मुझे बेवकूफ बना दिया है। थोड़ा आगे चलकर देखती हूँ। सोनिया आगे चलती है तो उसे वही पेड़ मिलता है। पेड़ सोनिया से कहता है, सुनो बेटी, मेरे पके हुए फलों के भार की वजह से मुझे बहुत तकलीफ हो रही है। पेड़ से पके हुए फलों को तोड़कर मुझे थोड़ा हल्का कर दोगी तो मुझे बहुत राहत मिलेगी। देखो, मैं तुम्हारे फल तो तोड़ देती, लेकिन मुझे अभी सुंदर होना है। मैं वहाँ से वापस आते वक्त तुम्हारे लिए फल तोड़ दूंगी। अभी तो मुझे जाने दो। लेकिन तब तक तो बहुत देर हो जाएगी बेटी, और मेरी टहनी टूट जाएगी। और अगर मैं वहाँ समय पर नहीं पहुँची तो मैं खूबसूरत नहीं हो पाऊंगी। इतना कहकर सोनिया आगे चली जाती है। तभी उसे जादूगरनी दिखती है। जादूगरनी को देखकर सोनिया कहती है, मुझे खूबसूरत बना दो जादूगरनी, मैं आरती की छोटी बहन हूँ। लेकिन तुम तो पहले से ही खूबसूरत हो, फिर तुम्हें खूबसूरत होने की क्या जरूरत है? नहीं, मुझे आरती दीदी से ज्यादा खूबसूरत दिखना है। मुझे पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा खूबसूरत दिखना है। परंतु तुम्हारी बहन ने तो मेरे साथ काफी दिनों तक रहकर मेरी खूब सेवा की थी। लेकिन मेरे पास इतना समय नहीं है। मुझे सुंदर होकर वापस भी जाना है। तुम मुझे जल्दी से सुंदर कर दो। चलो ठीक है, मेरे साथ चलो। उसके बाद जादूगरनी सोनिया को भी उसी जादुई गोल्डन झरने के पास लेकर जाती है और उसे वहाँ पर खड़े होने के लिए कह देती है। सोनिया खुश होकर उस झरने के नीचे जाकर खड़ी हो जाती है। लेकिन तभी वो गोल्डन झरना उसको बेहद काला, बदसूरत और भद्दा बना देता है। सोनिया को जब तक इस बात का एहसास होता तब तक वो गायब होकर अपने घर पहुंच जाती है। उसे जैसे ही मालूम पड़ता है कि वो बेहद काली हो गई है तो उसे अपनी हरकतों पर बहुत अफसोस होता है। साथ में सुशीला को भी अपनी गलती का एहसास होता है कि उसके भेदभाव की वजह से ही दोनों बेटियों में इतना अंतर है। अब वो अपनी गलती समझ जाती है और दोनों बेटियों को एक समान प्यार करने लगती है। परंतु सुशीला की गलती की सजा आजीवन सोनिया को भोगनी पड़ती है। दिनेश अपनी पत्नी मोहिनी और 2 बेटियों के साथ रहता था। बड़ी बेटी का नाम समीक्षा और छोटी बेटी का नाम मोना था। मोहिनी दिनेश की दूसरी पत्नी थी। समीक्षा मोहिनी की सगी बेटी नहीं थी, इसीलिए मोहिनी समीक्षा को बिल्कुल प्यार नहीं करती थी। मोहिनी हमेशा समीक्षा पर अपना हुक्म चलाती रहती थी। समीक्षा, खाना बनाने के लिए लकड़ी नहीं है। बिना लकड़ी के चूल्हा कैसे जलेगा? जंगल से जाकर लकड़ियाँ ले आ। ठीक है माँ, अभी ले आती हूँ। समीक्षा जंगल से लकड़ियाँ लेने चली जाती है। मोहिनी हर रोज समीक्षा को जंगल लकड़ी लेने के लिए भेजती थी। समीक्षा को जंगल से लकड़ियाँ लाने में बहुत वक्त लगता था। समीक्षा के पीछे से मोहिनी अपनी बेटी मोना को अच्छा खाना बनाकर खिलाती थी। एक दिन हमेशा की तरह मोहिनी समीक्षा को जंगल से लकड़ी लेने के लिए भेज देती है। मोना खेल कर आती है और अपनी माँ से कहती है, मम्मी, मुझे बहुत भूख लग रही है। आज मेरा समोसे खाने का मन कर रहा है, वो भी आपके हाथों से बनाए हुए। मोहिनी मोना के लिए समोसे बना देती है। वो उतना ही समोसा बनाती है जितना वो और उसकी बेटी खा सकें। समीक्षा के आने से पहले मोहिनी किचन की सफाई कर देती थी ताकि समीक्षा को पता न चले कि घर में कुछ बना है। समीक्षा लकड़ी लेकर आती है और बोलती है, माँ, मुझे घर से समोसे की खुशबू आ रही है। अब तो मेरा भी समोसे खाने का मन कर रहा है। तेरे बाप की इतनी कमाई नहीं है जो घर में अच्छा पकवान बने, और तेरी नाक बहुत ऊंची है। बार बार बोल रही है खुशबू आ रही है, खुशबू आ रही है। बढ़िया ही खुशबू वाली रोटी रखी है, जाकर खा ले। इस बात से समीक्षा बहुत दुखी होती है और मन में सोचती है, माँ तो बिना बात के मुझे सुनाती रहती है। अगर मेरी माँ होती तो क्या ऐसे बोलती? वो कुछ भी करती, लेकिन मैं जो बोलती वो मेरे लिए बनाती। इसी तरह सौतेली माँ की डांट और मार खाते खाते कई साल बीत जाते हैं और समीक्षा बड़ी हो जाती है। एक दिन दिनेश मोहिनी से कहता है, मोहिनी, अब समीक्षा की शादी की उम्र हो गई है। मैंने समीक्षा के लिए एक लड़का देखा है। अपने घर का इकलौता लड़का है और अच्छा कमाता भी है। अपने समीक्षा राज करेगी वहाँ। लड़का अपनी बराबरी का देखना, ये मत भूलना। जितना अच्छा लड़का देखोगे उतना अच्छा दहेज भी देना पड़ेगा। अरे, उन लोगों को दहेज नहीं चाहिए। उन्होंने हमारी समीक्षा को देख रखा है। उन्हें हमारी समीक्षा पहली नजर में ही बहुत पसंद आई थी, इसलिए उन्होंने दहेज लेने से मना कर दिया है। मैंने कल ही लड़के वाले को बुलाया है घर पर। अगले दिन लड़के वाले आते हैं और समीक्षा का अंकित से रिश्ता तय हो जाता है। लेकिन अभी भी मोहिनी के व्यवहार में कोई बदलाव नहीं आया था। कुछ दिन बीत जाते हैं।
समीक्षा, मेरे सर में दर्द हो रहा है, जाकर खाना बना ले। माँ, आप मोना को बोल दो 15 दिन बाद मेरी शादी है। मेरी शादी के बाद मोना को ही सारा काम करना पड़ेगा ना, इसलिए अभी से ही उसे आदत डाल लेनी चाहिए। बस समीक्षा के इतना कहते ही मोहिनी डंडा उठाती है और उसे पीटने लगती है। तू तो बचपन से ही मेरी बेटी से जलती है, वही तो तेरी इकलौती दुश्मन है यहाँ। जब देखो मोना मोना करती रहती है। समीक्षा रोते हुए खाना बनाने चली जाती है। अगले दिन हमेशा की तरह समीक्षा जंगल से लकड़ी लेने जाती है। लकड़ी काटते वक्त उसे बहुत रोना आ रहा था और गलती से उसके हाथ में चोट लग जाती है। वो रोते हुए बोलती है, मेरा कल की बात से ध्यान ही नहीं हट रहा है, जो मैं लकड़ी काटने में ध्यान दूं। ध्यान से काम न करने की वजह से मेरे हाथ में चोट आ गई है। अब मेरी शादी होने वाली है, लेकिन आखिरी समय में भी माँ मेरे साथ अच्छे से पेश नहीं आ रही है। अगर मेरी माँ होती तो शादी से 15 दिन पहले मुझे पीटकर लकड़ियाँ लेने नहीं भेजती। समीक्षा रोते हुए ये सब बोल रही थी। तभी उसकी नजर साथ वाले पेड़ पर जाती है, जिसकी टहनियों में एक लहंगा फंसा हुआ था। ये तो लहंगा जैसा लग रहा है, मगर यहाँ लहंगा छोड़कर कौन गया होगा? लगता है पुराना है और हवा में उड़ता हुआ पेड़ की टहनियों के बीच फंस गया है। तभी अचानक हवा चलती है और वो लहंगा पेड़ की टहनियों से निकलकर समीक्षा के पास आ गिरता है। ये लहंगा तो यहाँ रखे रखे गंदा हो गया है, मैं इसे अपने साथ घर लेकर जाती हूँ। समीक्षा एक हाथ में लहंगा उठा लेती है और दूसरे हाथ में थोड़ी सी लकड़ियाँ। हाथ में चोट लगने की वजह से उस दिन समीक्षा ज्यादा लकड़ियाँ नहीं काट पाई थी, इसीलिए इतनी कम लकड़ी देखकर मोहिनी बोलती है, ये क्या लेकर आई है? इतनी कम लकड़ियाँ? अरे ये क्या, अपने साथ ये कैसा गंदा पुराना कपड़ा लेकर आई है? लकड़ियाँ इतना कम लेकर आई है? इस गंदे कपड़े पर ध्यान होगा, तभी लकड़ियाँ इतना कम लेकर आई है। माँ, इस लहंगे में धूल मिट्टी लगी है, इसीलिए मैं इसे अपने साथ ले आई। मैं इसे धोकर साफ कर लूंगी। हाँ, लोगों के सामने ये दिखाना चाहती है कि मैं तुझ पर बहुत अत्याचार करती हूँ और तुझे अच्छे कपड़े नहीं दिलाती हूँ। मैं तेरी चाल अच्छे से समझती हूँ। वहाँ पर मोना आती है और बोलती है, रहने दो ना मम्मी, आपको तो खुश होना चाहिए। अच्छा हुआ, अब इसकी शादी के लहंगे का खर्चा बच गया। अब ये अपनी शादी में इसी लहंगे को पहनेगी। समीक्षा लहंगा लेकर वहाँ से चली जाती है। उसके बाद समीक्षा लहंगे को अच्छे से धोकर अलमारी में रख देती है। शादी का दिन नजदीक आ रहा था और दिनेश मोहिनी से कहता है, मोहिनी, मैं सोच रहा हूँ कि समीक्षा को शादी में बहुत महंगा लहंगा दूं। नहीं, क्या जरूरत है इतना बखेड़ा खड़ा करने की? मैं तो कहती हूँ 2 साड़ियाँ खरीद लो और उसी में विदा कर देना। मोना के बारे में भूल गई क्या? अगले साल हमें उसकी भी तो शादी करनी है, इसलिए मोना के लिए पैसे बचा कर रखो। इस तरह मोहिनी दिनेश को समीक्षा के लिए लहंगा खरीदने से मना कर देती है। कुछ दिन बीत जाते हैं और शादी वाला दिन आ जाता है। समीक्षा वो लहंगा पहन लेती है जो उसे जंगल में मिला था। लहंगा पहनने के बाद समीक्षा खुद को शीशे में देखती है और बोलती है, ये लहंगा तो बहुत सादा लग रहा है। मुझे देखकर तो लग ही नहीं रहा कि मेरी शादी है। मेरी माँ होती तो कभी भी मुझे शादी के दिन ये पुराना लहंगा नहीं पहनने देती। समीक्षा के इतना बोलने के बाद वो लहंगा चमकदार और जड़ीदार हो जाता है। और तो और समीक्षा के पास अचानक बहुत सारे गहने आ गए। ये सब मेरे साथ क्या हो रहा है? मैं कहीं सपना तो नहीं देख रही हूँ? नहीं समीक्षा, तुम सपना नहीं देख रही हो, यह हकीकत है। मैं जादुई लहंगा हूँ, मुझे एक परी ने बनाया है। एक दिन परी पृथ्वी लोक से परीलोक मुझे लेकर जा रही थी, लेकिन तभी तेज बारिश और आंधी की वजह से मैं परी के हाथ से निकलकर उस पेड़ पर जा अटका। मैं तुम्हें रोज देखता था और तुम रोज लकड़ियाँ काटते हुए रोती थी। उस दिन मैं जानबूझकर तुम्हारे पास आ गिरा, क्योंकि मैं अच्छे से जानता था कि तुम मुझे अपने साथ जरूर अपने घर ले जाओगी। तुम मेरे से जो भी मांगोगी मैं तुम्हारी इच्छा पूरी जरूर करूँगा। ये जानकर समीक्षा बहुत खुश होती है। जादुई लहंगे की वजह से समीक्षा अपनी शादी में बहुत खूबसूरत लग रही थी। जब दिनेश समीक्षा को देखता है तो उसे लगता है कि इतना सब कुछ मोहिनी समीक्षा के लिए लेकर आई थी। दिनेश मोहिनी से कहता है, मोहिनी, तुम बहुत अच्छी हो। तुमने मुझे समीक्षा के लिए कुछ भी नहीं लाने दिया और खुद उसके लिए इतना सुंदर लहंगा और गहना लेकर आई थी। मोहिनी को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर समीक्षा के पास ये सब कहां से आया। कुछ घंटों बाद समीक्षा की शादी हो जाती है और वो अपने ससुराल चली जाती है। समीक्षा अपने ससुराल में खुशी से रह रही थी। इस तरह 1 साल बीत जाते हैं
और मोना की शादी एक बहुत अमीर घर में तय हो जाती है। अचानक शादी के मंडप में लड़के वाले दहेज की मांग कर देते हैं। मुझे माफ कर दीजिए, मैं आपको अभी दहेज नहीं दे पाऊंगा। अगर आपने मुझे पहले बताया होता तो मैं जैसे तैसे उधार लेकर मैं दहेज का इंतजाम करता। आप मुझे 6 महीने का वक्त दीजिए, मैं धीरे धीरे आपको सब कुछ दे दूंगा। ठीक है, फिर हम लड़की को भी 6 महीने बाद ही ले जाएंगे। ऐसा मत बोलिए, अगर बारात दरवाजे से लौट गई तो हमारी बहुत बेइज्जती होगी और फिर कोई भी मोना से शादी नहीं करेगा। माँ पापा, मेरे रहते हुए आपको किसी के सामने सर झुकाने की जरूरत नहीं है। मैं आपकी ये समस्या अभी दूर कर देती हूँ। उस दिन समीक्षा ने वही जादुई लहंगा पहन रखा था। वो कमरे में जाती है और जादुई लहंगे से लाखों रुपए लेकर सबके सामने आती है। पापा ये लो और दे दो इन्हें इनके बेटे की कीमत। दिनेश लड़के वालों को उनकी मुंह मांगी रकम दे देता है। थोड़ी देर बाद मोना की शादी हो जाती है और वो अपने ससुराल चली जाती है। उसके बाद मोहिनी समीक्षा से कहती है, तूने हमारी इज्जत रख ली बेटी, लेकिन तू इतने सारे पैसे लाई कहाँ से? समीक्षा मोहिनी को जादुई लहंगे के बारे में नहीं बताती है, क्योंकि वो अच्छे से जानती थी कि अगर उसने मोहिनी को जादुई लहंगे के बारे में बताया तो मोहिनी के मन में लालच आ जाएगा। वो जैसे तैसे बात को टाल देती है। अरे माँ, आज आपने पहली बार मुझे बेटी बोला, ये सुनकर मुझे बहुत अच्छा लगा। आप ये सब छोड़ो कि इतने सारे पैसे कहाँ से आए। मोना की शादी धूमधाम से हो गई, मेरे लिए इससे बड़ी बात कोई है ही नहीं। थोड़ी देर बाद समीक्षा अपने पति के साथ अपने ससुराल वापस लौट जाती है। उस दिन समीक्षा सोचती है, मेरे पास किसी चीज की कमी नहीं है, मुझे इस जादुई लहंगे की कोई जरूरत नहीं है, इसलिए मैं इसे अपने बक्से में हमेशा के लिए रख देती हूँ। इस तरह उस दिन के बाद समीक्षा कभी भी जादुई लहंगे का उपयोग नहीं करती है और अपने परिवार के साथ हंसी खुशी सादा जीवन व्यतीत करने लगती है।